ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट शुरू होने वाला है और इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। जिस तरह से पेरिस को 2015 में COP21 को बहुत एक हिस्टोरिक माइलस्टोन की तरह गिना जाता है क्लाइमेट चेंज के डिस्कशंस में, उसी तरीके से ये ग्लासगो की समिट की काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी। पिछले कई महीनों से एक बिल्डअप हो रहा था और ये भी एक दबाव था भारत पे काफ़ी समय से कि भारत अपना नेट जीरो डेडलाइन घोषित करे। मैं समझता हूँ, मेरी दृष्टि में भारत को इससे बचना चाहिए और इस समिट में नेट जीरो डेडलाइन का जो प्रेशर है उस डिस्कशन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा जिम्मेदार हैं और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ब्लेम शिफ्ट करना ये सही नहीं है जो वो करते आए हैं। क्योंकि 1850 से आज तक पिछले 150 साल में 60% जो भी एमिशन है वो डेवलप कंट्रीज़ का है। तो ये पेरिस में क्योंकि ब्लेम शिफ्ट करने की बात है, इसलिए उन लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के एमिशन कट करने के लिए डेडलाइंस ये सब उन्होंने ये किया है कि डेडलाइन, क्योंकि डेडलाइन फॉलो होती नहीं है। 2009 में जो बात हुई थी $100 बिलियन ग्रांट देने की डेवलप कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसका क्या हुआ? आज के समय में वो अगर उसका वैल्यूएशन हम देखेंगे तो वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो क्या ये आज के समय में वो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से डेवलप कंट्रीज़ वो ग्रांट देंगे? क्योंकि उस पर कुछ हुआ नहीं। तो कितनी ये डेडलाइंस इस तरह के जो टारगेट्स होते हैं वो मीट होते हैं पेरिस के बाद? सिर्फ आई थिंक ओनली इंडिया इज़ ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट। तो हमारा 450 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक, वी आर वेल ऑन कोर्स, क्योंकि अभी 150 से ज़्यादा GW हम ऑलरेडी मीट कर चुके हैं। शायद 67 नॉन फॉसिल प्लांट्स हमारे प्रोग्रेस में। और सबसे अच्छी बात जो इस सेक्टर में है, जो हम लोग बुलिश हैं, एक आम भारतीय जिस पे बहुत उत्साहित है, एक बहुत आशा, एक ऑप्टिमिज्म जागी है इस रिन्यूएबल सेक्टर को कैप्चर करने की, क्योंकि अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत इंटरेस्ट दिखाई है और पिछले कुछ सालों में, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज जो अदानी वर्सेस अंबानी की जो एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो रही है इस ग्रीन सेक्टर में, उसका फ़ायदा सीधे तरीके से हमें होगा। क्योंकि जब दो प्राइवेट पार्टीज़ का हेल्दी कंपटीशन होता है तो फ़ायदा हमें होता है, एंड यूज़र पब्लिक को होता है उसका फ़ायदा, और यही होगा। जहाँ मुकेश अंबानी ने इस इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में इस साल 111 की एक हिस्टोरिक एक लैंडमार्क वाली बात कही थी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जिसे टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है भारत के लिए आने वाले कई सालों में, उस ग्रीन हाइड्रोजन में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो हाइड्रोजन की प्राइसिंग को लेकर है। और हाइड्रोजन की प्राइसिंग $4 से $7 के बीच मार्केट में है। कंट्रीज चाहती है कि $2 के अराउंड में आए, और मुकेश अंबानी ने तो सीधा ये कह दिया कि हम $1 पर केजी हाइड्रोजन हम करके दिखाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करें 2030 तक हम ये करके दिखाएंगे। अगर ये हो सका तो तहलका मच जाएगा। और मुकेश अंबानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास का, जिस तरह से जियो आने वाला था और हम लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में जियो ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया मार्केट। अगर वो ये 111 करके दिखा सके तो फिर भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये देखना है अगले 10 साल में क्या होता है। 75,000 करोड़ अगले 3 साल में इन्वेस्ट करने की बात उन्होंने कही है। इस AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी रिलायंस की जून में, उसमें उन्होंने कहा था कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जो जामनगर में गीगा कॉम्प्लेक्स उनका बन रहा है, वो बहुत एक अच्छा संकेत है। और दे आर ऑन एन एक्विजिशन स्प्री, क्योंकि वो नॉर्वे की REC सोलर होल्डिंग्स उनको उन्होंने एक्वायर किया है, जो सोलर पैनल बनाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सोलर पैनल इसमें चाइना का दबदबा है, मोनोपोली है। फिर स्टाइस्टेल फोइल टेक्नोलॉजीज जो डेनमार्क की कंपनी है, उसे एक्वायर किया है। आई थिंक स्टर्लिंग एंड विल्सन में 40% स्टेक एक्वायर किया है। तो थिंग्स आर रियली डेवलपिंग वेल। और अदानी ने तो बिल्कुल ही उनसे एक कदम आगे जाकर घोषित कर दिया कि हम उनका 2 टाइम्स हम इन्वेस्ट करेंगे। और 50 से 70 बिलियन डॉलर गौतम अदानी ने अभी कहा है, बोरिस जॉनसन से जो वो मिले थे, उन्होंने कहा 50 से 70 बिलियन डॉलर हम 2030 तक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे 75% ऑफ कैपेक्स विल बी इन ग्रीन सेक्टर। उनकी अपनी पोर्टफोलियो है 25 GB की GW की 2025 में। तो थिंग्स आर रियली वेरी बुलिश और वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और भी टाटा भी इसमें आने वाली, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आने वाले हैं। गेल ने कहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वो बनाएंगे। सभी तरह से भारत एक वेल प्लेस्ड है, और सभी देश दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में बेस्ट प्लेस्ड नहीं है। जैसे कि जापान का उदाहरण है, जापान ऑस्ट्रेलिया से जो बन रही है वो ले रहा है, क्योंकि जापान, कई कंट्रीज़ हैं वहाँ के हालात, जैसे गैस प्राइसेस होती है, रिन्यूएबल प्राइसेस होती है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उस हिसाब से हर कंट्रीज बेस्ट प्लेस नहीं है। लेकिन भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सभी तरीके से
बेस्ट प्लेस कंट्री है। तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट तो मैं अभी नहीं कहूँगा, इट्स टू अर्ली, बट साउथ एशिया में ज़रूर हम एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे अच्छी बात यह है, ऐसे तो ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, डिपेंडिंग ऑन द फॉसिल सोर्सेज। ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर स्प्लिट करके फिर हाइड्रोजन बनता है और कहीं CO2 एमिशन नहीं होता, वाटर वेपर बनता है बस। तो चूंकि इसमें ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, इसलिए अगर भारत इस COP26 समिट में केवल इस बात को रखता है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन हमारा गेम चेंजिंग थिंग है और आप भी हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ करार कीजिए। जैसे आज G20 की जो लास्ट डे की समिट थी उसमें इटली और इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन पे एक पैक्ट किया है। तो भारत को प्रॉब्लम में फंसने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ बताना चाहिए। हमारा सॉल्यूशन पिच क्या है? सोलर प्लस ग्रीन हाइड्रोजन, इसे हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि आप डेडलाइन बता, हम क्यों बताएं? सबसे पहली बात तो आपको डेडलाइन बताने पे प्रेशर देने का हमें हक नहीं है, ये आपका किया कराया है। क्योंकि आप जो बेतहाशा, जो आपकी रेकलेस लाइफस्टाइल है जिससे इतना एमिशन बढ़ता है, आप हमें बता रहे हैं। हम तो इतने बेवकूफ़ लोग थे कि हम हज़ारों साल से हम पेड़ को पूजते आए थे, और आज आप कह रहे हैं कि COP26 में डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बात होगी। आज आप लॉ बनाएंगे कि हम डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकें अगले 10-20 सालों में, और हमारे लोग हज़ारों साल से पेड़ को पूजते हैं। जब फॉरेस्ट एक्ट बना था 1860 में, जब ब्रिटिश के सोल्जर्स आते थे, पेड़ काटने आते थे ब्रिटिश के सोल्जर्स, तो हमारे लोग अपनी जान दे दिया करते थे। एक बिश्नोई समाज है राजस्थान में, उन लोगों ने अपनी जानें दी है इस एक्ट के खिलाफ। सो ये हमें ये बताना, ये बहुत ही एक मतलब बहुत ऑफेंसिव चीज़ है ये प्रेशर बनाना कि आप घोषित कीजिए। हम क्यों घोषित करें? 2050 में होगा, 2060 में होगा, 2070 में होगा, 2080 में होगा, कभी भी हो, ये नेचुरल आउटकम होगा। हम एक जो प्रोसेस है हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं, और ये दुर्दशा, ये प्रॉब्लम आपका किया हुआ है। आप तो अभी तक मान भी नहीं रहे थे इस चीज़ को, रिसेंट ईयर्स तक प्रेशर बनाए, उसके बाद आप क्लाइमेट चेंज की बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप तो हट गए थे पेरिस डील के बाद से। सो क्लाइमेट फाइनेंस का जो डेडलाइन था 2009 में, उसका हुआ क्या? $100 बिलियन वो तो मिला नहीं। सो द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट राइट टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, बट हम इसे ईगो इशू नहीं बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारत सरकार इस पर फैसला करेगी कि घोषित करना है या नहीं नेट ज़ीरो जो भी डेडलाइन है, बट ये सब जिंगोइज्म है। अभी कुछ दिन पहले जो ब्रिटेन की जो क्वीन है एलिजाबेथ, उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरह के सेमिनार्स में जिंगोइज्म, बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है, बट अगर एक्शनेबल पॉइंट्स की बात है तो भारत को सोलर प्लस ग्रीन हाइड्रोजन को पुरजोर तरीके से पेश करना चाहिए। जिस तरीके से 2015 में पेरिस में हमने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे पूरी तरह से अपना एक एजेंडा को रखा था दुनिया के सामने, उसी तरह से इस बार हमें बहुत ही प्रबल रूप में सोलर एनर्जी, जो ISA की ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया के पास है, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे हमें फोकस रखना चाहिए। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट इन दिस समिट, बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल हैपन टू। यहाँ एक बात और है कि जैसे कि कुछ लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन, मुझे लगता है ये चॉइस, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। हमें ब्लेंडेड हाइब्रिड मॉडल पे ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा जो डर है भारतीयों को, जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उनको, ये है ये इसमें जो लिथियम बैटरीज यूज होती है, लिथियम चाइना का इसमें दबदबा है, स्ट्रेट अवे मोनोपोली है। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड आई थिंक 89% चाइना के पास। सो उसको लेकर के लोग इस पर काफ़ी डिबेट्स होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त, क्योंकि हमें पता नहीं है लिथियम की प्राइसिंग गिरने वाली है, कितना फ्लक्चुएट करेगी अगले 10 साल में, तो वो वी हैव टू वेट एंड वॉच। और तब तक हम लिथियम को पूरी तरह से इग्नोर ऐसे हम नहीं कर सकते। लिथियम के प्लांट्स इंडिया में बन रहे हैं, आई थिंक मणिकरण पावर कहीं है गुजरात में, हुआ, और नए नए प्लांट्स हैं। इस पर फोकस धीरे धीरे होगा, लेकिन चूंकि अभी हमें पता नहीं है हाउ द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू टर्न आउट। डेफिनेटली हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड EV आई थिंक इज द फ्यूचर, बिकॉज ZEV जो कहा जा रहा है, जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें कोई हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। कई लोग सेफ्टी को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन टोयोटा की जो रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि इट्स वेरी वेरी सेफ और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। सो आई थिंक हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसमें तो हम आगे बढ़ेंगे ही। और यहाँ लिथियम के अभी धीरे धीरे प्लांट्स यहाँ बनेंगे, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि निश्चित रूप से हमें इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, जापान, कोरिया, तो हमें कम करना ही है। क्योंकि ये जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं सबसे पहले लोग लिथियम की बात पे आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
वो हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। वी आर गुड प्लेस। इस साल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात कही थी NHM की फिल्म में, फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर मुहर लगाई थी लाल किले से 15 अगस्त को। तो ये हमने बना लिया है प्लान। अब उसमें R&D इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज बजट बहुत अभी भी कम है हमारा। मैं जर्मनी का एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 6096 करोड़, उनके करेंसी में 700 मिलियन, इतना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में R&D इनोवेशन पे फोकस होता है। हम बहुत पीछे हैं इसमें। IT सेक्टर में हम इसलिए पीछे रह गए, हमारी कंपनीज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हमने कभी R&D पे फोकस नहीं किया और हम सपोर्ट सर्विस देते रह गए। ये चीज़ हमें अभी समझना पड़ेगा। इस पे हमें और R&D इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और हमें हाइड्रोजन हब्स, हाइड्रोजन पोर्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बनाना पड़ेगा, जिस तरह से जापान ने किया। जापान ने हाइड्रोजन सोसाइटी का एक ब्लूप्रिंट रखा है, और आज नहीं 2017 में रखा है, 4 साल से। उसी तरीके से हमें एक डिटेल रोड मैप चाहिए, और तब हम ग्रीन हाइड्रोजन से निश्चित रूप से हम कैप्चर कर सकते हैं अगले 20-30 सालों में। और मुझे जैसा मुकेश अंबानी अगर कह रहे हैं 1-1-1, अगर वो हो सका तो बहुत अच्छी बात है। और प्राइवेट प्लेयर्स की आपस की जो कंपटीशन होगी, अदानी, अंबानी, टाटा, इन लोगों के बीच से हमें फ़ायदा होने वाला है। आई थिंक वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव आवर एनर्जी रिलायंस, सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी सेक्टर बाय 2047। उसके बहुत पहले हम कर जाएंगे, अगर थिंग्स जिस तरह से मूव कर रही है वो मूव करें तो। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट कम्स आउट फ्रॉम दिस समिट।